मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। सारे बच्चे अपनी होम साइंस की बुक ओपन करेंगे और चैप्टर निकालेंगे। चैप्टर 6 जल स्रोत तथा उपयोग, जो कि हमने लास्ट में इसमें पढ़ा है नदियों के बारे में, तालाब के बारे में, है ना। आज हम जानेंगे जल प्राप्ति के कृत्रिम स्रोत यानी कि कुएँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्षा के जल का एक बहुत बड़ा भाग जो है जमीन द्वारा सोख लिया जाता है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये जल जो है पृथ्वी के अंदर कुछ गहराई तक पहुंचकर एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो पृथ्वी के अंदर समाये हुए इस जल को प्राप्त करने के लिए कुएं जमीन की उतनी गहराई तक खोदे जाते हैं जितनी गहराई तक वह भूमिगत जल उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो इतनी गहराई तक कुओं को खोदा जाता है। इस प्रकार से खोदे गए कुएं जल प्राप्ति के जो है कृत्रिम स्रोत बन जाते हैं। कुएं से प्राप्त होने वाला जल जो है हमारी जल संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। जो भी जल से संबंधित हमारी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करता है। ठीक है, कुएं के जल को व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति और फसलों की सिंचाई के लिए भी प्रयोग में किया जा सकता है। भूमिगत जल जो है स्तर के आधार पर 3 प्रकार के कुएं बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? जहाँ पृथ्वी के अंदर का कम गहराई पर जल उपलब्ध होता है, यानी कि कम गहराई पर जो होता है वहाँ जो कुएं खोदे जाते हैं उनको उथला कुआं कहा जाता है। उन कुएं से पानी प्राप्त करना सरल होता है। और एक होता है आपका ढेकुली और घिरी तथा रहट आदि साधनों द्वारा इन कुओं से पानी निकाला जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप से अधिक वर्षा वाले तथा नदियों द्वारा सिंचित मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के कुएं ही पाए जाते हैं, क्योंकि उनका जो पानी है कुएं खोदने के बाद जल्दी मिल जाता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां भूमिगत जल का स्तर बहुत गहरा होता है, यानी कि गहराई में होता है। इन क्षेत्रों में सामान्य रूप से 30 से 40 मीटर की गहराई पर जल की प्राप्ति होती है, तो इनको गहरा कुआं कहा जाता है। ठीक है, इन गहरे कुओं से जल प्राप्त करने के आधुनिक रूप में शक्तिशाली पंप प्रकार किए जाते हैं। जैसे कि जो गहरे होते हैं उनसे आप ऐसे नहीं खींच सकते, उनको पंप के द्वारा पानी को खींचते हैं। तो गहरे कुआं से प्राप्त होने वाला जल जो है शीतल होता है, शुद्ध होता है, सामान्य रूप से स्वच्छ होता है। इस प्रकार के गहरे कुएं भी मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के कुएं जो होते हैं वो मुख्य रूप से पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन कुओं को खोदने के लिए कठोर चट्टानों के जो डायनामा बारूद होते हैं उनको तोड़ना पड़ता है बारूद के द्वारा, और इन कुओं को पाताल तोड़ कुआं कहा जाता है, क्योंकि पत्थर को तोड़ के बनाए जाते हैं। तो हमारे देश में इस प्रकार के कुएं कहीं कहीं ही पाए जाते हैं। ठीक है, और कुएं जैसे कि फ्रांस में और ऑस्ट्रेलिया में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कौन से? पत्थर तोड़ कुआं। ठीक है, ये जो कहाँ पाए जाते हैं? आपके फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। बहुत अधिक गहरे होने के कारण इन कुओं से जल निकलने के लिए शक्तिशाली जो है पंपों का ही प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका कुएं के जल के दूषित होने के कारण क्या होते हैं? कुएं का जल भी दूषित होता है, तो इसके कारण क्या होते हैं? कुएं के माध्यम से भूमिगत जल को प्राप्त किया जाता है। ये जल तो शुद्ध होता है, परंतु बाहरी या आंतरिक कारणों से दूषित हो जाता है। जैसे कि कुएं के जल को दूषित करने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कुएं के जल को मुख्य रूप से मनुष्य ही उपयोग में लाता है और वे ही अज्ञानता और असावधानी पूर्व से इसे दूषित कर देते हैं। पानी निकालने के लिए अस्वच्छ बर्तन का प्रयोग करते हुए कुएं का जल दूषित हो जाता है। फिर है आपका कुछ व्यक्ति जो है कुएं में घुसकर स्नान करते हैं। स्नान करते समय थूक देने या मूत्र त्याग कर देने से कुएं का जल दूषित हो जाता है। फिर आपके कच्चे कुओं के अंदर की दीवार जो होती है वो कच्ची होती है, तो दीवार से मिट्टी कट कट कर गिरती रहती है। इससे कुएं का जल जो है वो दूषित रहता है। यदि कुआं ढका हुआ ना हो तो उस स्थिति में धूल है, मिट्टी है, घास, पत्ते, अन्य कूड़ा करकट हवा से उड़कर कुएं में गिरता रहता है। इसके जल में मिलने से भी कुएं का जल क्रमशः दूषित हो जाता है। कुछ कुओं में जिनकी पक्की एवं ऊंची मुंडेर नहीं होती में बाहरी जल तथा वर्षा का जल बहकर पहुंचता रहता है। इस बाहरी जल के साथ अनेक अशुद्धियां भी होती हैं जो कुएं में पहुंच जाती हैं और जल को दूषित कर देती हैं। अब अगर हम कहें कि प्रेजेंट टाइम में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक जो है प्रबल हो चुके हैं। इस स्थिति में जो है मृदा प्रदूषण भी कुओं के जल को प्राय दूषित कर देता है। अब इससे बचने के उपाय क्या है? इन सब दूषित जल को बचाने से हम क्या कर सकते हैं? इसके उपाय क्या है? ओके, जैसे कि कुओं से शुद्ध एवं स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए कुआं जो है उसी भूमि में खोदना चाहिए जहाँ की मिट्टी सामान्य हो। सामान्य से अधिक लवण या क्षार विद्यमान होने की स्थिति में कुएं से अच्छा पानी प्राप्त नहीं हो सकता।
ऐसी भूमि में खोदे गए कुएं जो है खारा या फिर कसैला पानी देने की आशंका रखते हैं। दूसरा, आपका कुआं सदैव जो है पक्का बनाना चाहिए, अंदर से जो उसकी परत है वो पक्की होनी चाहिए, क्योंकि इससे मिट्टी जो है पानी में ना गिरे। कुएं के अंदर की दीवार मुंडेर पक्की होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपके कुएं के आसपास की भूमि पर भी ईंटों का पक्का फर्श होना चाहिए। इस व्यवस्था से बाहरी गंदा पानी रिस कर कुएं में नहीं जाएगा। फिर कुएं के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए कपड़े धोने, बर्तन मांजने का कार्य कुएं से कुछ दूरी पर ही करना चाहिए, क्योंकि उसका जो गंदा पानी होगा वो रेस के कुएं में जाएगा और कुएं का पानी क्या होगा, गंदा होगा। इससे बाहरी गंदगी, कूड़े करकट को कुएं में गिरने से रोकने के लिए कुएं के ऊपर एक छतरी नुमा छत होनी चाहिए। फिर कुएं से सदैव सावधानी पूर्वक साफ सुथरे बर्तन या सही विधि द्वारा जल निकालना चाहिए। मान लीजिए आपने गंदे बर्तन उसमें डाल दिया तो वो उसमें जब जाएगा तो उसमें पानी वो गंदा करेगा। फिर आपका वर्षा ऋतु में अथवा किसी संक्रामक रोग के फैलने की आशंका होते ही कुएं में लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमानेंट की समुचित मात्रा अवश्य डाल देनी चाहिए। इससे जो है उस दवा के माध्यम से पानी जो है दूषित नहीं होगा। तो इन उपाय एवं सावधानियों को ध्यान में रखकर बनाए गए कुएं को आदर्श कुआं कहा जाता है। आदर्श कुएं से प्राप्त जल पीने एवं खाना पकाने के लिए सुरक्षित माना जाता है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हम जो है कुएं को दूषित होने से बचा सकते हैं और जल की सफाई एवं शुद्धता का अधिक से अधिक ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब आते हैं हम शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए जल का उपयोग क्या है। हमारे शरीर के लिए और हमारी हेल्थ के लिए जल क्यों उपयोग है। तो जल जो है हमारे जीवन का ही आधार होता है। जल के अभाव में प्राणी, वनस्पति जगत का जीवन संभव ही नहीं होता है। जीवन का आधार होने के साथ साथ मानवीय जीवन के विभिन्न जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं, दैनिक जो हमारे काम होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है जल जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, उसकी आवश्यकता होती है, उपयोगी होता है। तो शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए जल की उपयोगिता एवं महत्व क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्राणी मात्र के लिए प्यास एक मूल शारीरिक आवश्यकता है। जब हमें प्यास लगती है और हमें पानी ना मिले, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम बेचैन हो जाएंगे, हमें हमारी तबीयत बिगड़ने लग जाएगी। और जब हमें पानी मिल जाता है तो हम जल से ही तृप्ति, यानी कि हमें शांति मिलती है, ठीक है। तो तृप्ति केवल जल द्वारा ही होती है। प्राणियों के शरीर की समस्त कोशिकाओं का निर्माण जो है वो जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। रक्त के संगठन में मुख्य भाग जल ही है। जल द्वारा ही रक्त को जो है तरलता प्राप्त होती है और शरीर के सभी भागों में रक्त का जो परिभ्रमण संभव होता है, जो हमारी बॉडी में रक्त परिभ्रमण होता है, वह किसके कारण होता है, वह जल के ही द्वारा होता है। यदि किसी कारणवश हमारे रक्त में जल की कमी हो जाए तो हमारा रक्त क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तब वाहिनियों में रक्त के संचार की प्रक्रिया में कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। रक्त का जो दौरान है, खून का जो दौरान है, वो हमारी बॉडी में, हमारी नसों में ठीक तरीके से नहीं होगा। इसके लिए जो है जल हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। फिर आपका सुचारू पाचन क्रिया के लिए भी जल उपयोगी होता है, यानी कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं उसको पचाने के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमने पर्याप्त चीज़ अगर से जल नहीं लिया, हमारी बॉडी में जल नहीं है, तो हमने जो भी चीज़ खाना खाया है या जो भी चीज़ खाई है वो पचेगा नहीं। तो पचाने की क्रिया के लिए जल उपयोगी होता है। जल की उपस्थिति में भोजन जो है घुली हुई अवस्था को प्राप्त करता है और आहार का पाचन एवं शोषण संभव होता है, ठीक है। जल के अभाव में आहार का पाचन संभव नहीं होता है, क्योंकि खाना पचता नहीं है और जो वेस्ट होता है वो निकल नहीं पाता। फिर शरीर की समस्त क्रियाओं के संचालन के लिए शरीर के अंदर विभिन्न ग्रंथियां विद्यमान होती हैं। तो सभी ग्रंथियां अपने कार्यों को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न रसों का जो है स्रावण करती हैं। तो ग्रंथियों से होने वाला स्रावण के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रंथियों द्वारा बनाए जाने वाले रसों को जो है तरलता प्रदान करने के लिए जल उपयोगी सिद्ध होता है। फिर आपका शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं के परिणाम स्वरूप शरीर में विभिन्न विजातीय हानिकारक तत्व उत्पन्न हो। इन हानिकारक तत्वों का शरीर में उत्सर्जन अति आवश्यक होता है। जब हमारे शरीर में जल नहीं होगा और हमारी पाचन क्रिया सही से नहीं चलेगी तो हमारे शरीर में जो भी हमने खाया है या फिर जब वो नहीं पचेगा तो कुछ हानिकारक तत्व जो है उनका उत्सर्जन हो जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है। और उससे क्या होगा, जल इस उद्देश्य की प्राप्ति से हमें सहायक होता है, जो शरीर में विद्यमान जल विजातीय एवं हानिकारक तत्वों को घोल देता है और शरीर के उत्सर्जन तंत्र की सहायता से उन्हें शरीर के बाहर निकाल देता है।
तो मल मूत्र एवं पसीने के रूप में ही जल की पर्याप्त मात्रा में शरीर से विसर्जित होती है। जो हानिकारक जो भी चीज़ होती है वो मल मूत्र द्वारा या फिर हमारी बॉडी में हमारे पसीने के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो उसके लिए हमारे शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा होना बहुत ही आवश्यक होती है, जिसमें विभिन्न हानिकारक तत्व भी घुली हुई अवस्था में विद्यमान होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जल जो है शरीर में हानिकारक तत्वों के विसर्जन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। शरीर की त्वचा की सुंदरता के लिए भी जल उपयोगी होता है। जल का समुचित सेवन करने से हमारी त्वचा जो है कोमल बनती है, चिकनी रहती है। ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जल उपयोगी है। नियमित रूप से जल की समुचित मात्रा ग्रहण करने से शरीर जो है सुस्त रहता है, थकान एवं उदासीनता नहीं रहती है। शारीरिक सफाई एवं स्वच्छता को बनाए रखने के लिए भी जल जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक सफाई का मुख्यतम उपाय क्या है? स्नान है। और स्नान किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, इनको आप लोग याद करेंगे। जैसे कि जल में हाइड्रोजन के 2 भाग होते हैं, ऑक्सीजन का 1 भाग होता है और एक होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत दिए हुए हैं समुद्र, वर्षा, नदियाँ, तालाब, झीलें, कुएँ, झरने एवं सोते। तो कुछ इंपॉर्टेंट की थॉट हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, तो सारे बच्चे क्या करेंगे? जिन बच्चों ने अभी तक अपने वर्क को कंप्लीट नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। आपके जो है नेक्स्ट मंथ से मंथली टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब आपको होमवर्क क्या करना है? देखिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ये मैंने टिक लगा रखे हैं। एक को आपको फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ और 7, ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी में करना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।